नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं दोस्तों, स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा। हम NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 6th जो चैप्टर है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, उसमें आज देखेंगे स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा। देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं कि स्प्रिंग है उसमें जो फोर्स है वो कहां से आता है, कहां से प्राप्त होता है और उसमें स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से संचित होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है और उसमें ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम की सहायता से हम ये समझेंगे कि जब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो गतिज ऊर्जा में किस तरीके से परिवर्तन होता है तथा कुल ऊर्जा है वो किस तरीके से नियत रहती है, कुल ऊर्जा किस तरीके से उसकी संरक्षित रहती है। दोस्तों, तो यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण जो नियम है उस पर आधारित एक एग्जाम्पल हम और देख रहे हैं। इससे ठीक पहले जो हमने वीडियो बनाए उसमें यांत्रिक ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित एक एग्जाम्पल के बारे में हमने अच्छे से देखा था, डिटेल से पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम स्प्रिंग के अंदर संचित स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानकारी लेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम की सहायता से समझाने का प्रयास करूंगा कि ये हमारे पास में एक दृढ़ आधार है और इस दृढ़ आधार से एक स्प्रिंग बंधी हुई है। ये हमारे पास में जैसे कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से यहां पर हमने कोई स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड बांध रखा है। ये जो सतह है और ये जो पिंड है इसके बीच में कोई घर्षण बल काम नहीं कर रहा है। कुछ चीजें हम मानकर चल रहे हैं कि जो पिंड और जो पृष्ठ है उसके बीच में कोई घर्षण बल कार्यरत नहीं है। यहां पर ये विराम की स्थिति में है। इस स्थिति में जो पिंड है इसको हम कहते हैं ये है माध्य स्थिति। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे दोस्तों? माध्य स्थिति कहा जाता है, माध्य स्थिति हम कहेंगे। इस स्थिति को हम अक्ष बराबर 0 वाली स्थिति कहेंगे। कि देखिए दोस्तों, यदि हम इस स्प्रिंग से जुड़े पिंड को थोड़ा सा विस्थापित करेंगे तो ये जो स्प्रिंग है वो इस जो स्प्रिंग से जुड़ा जो पिंड है वो कंपन गति यहां पर करेगा, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द इधर उधर गति करेगा। दोस्तों, तो यहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्थितियां इसमें प्राप्त हो सकती है, वो स्थितियां आप समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम यहां से इस पिंड को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें, तो यदि हम इसको थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देते हैं तो ये जो पिंड है वो कंपन गति, दोलन गति करता जाएगा। दोस्तों, यहां से हमने माध्य स्थिति से इस पिंड को अक्ष विस्थापन दे दिया है और यदि इसको मैक्सिमम यदि विस्थापन देते हैं तो उसको हम अक्ष m से पुट करेंगे। मैंने यहां पर इसके विस्थापन को अक्ष से लिखा है। इस डायरेक्शन में हमने इसको अक्ष दूरी तक विस्थापित करके रखा है, इस स्थिति में रखा है। यदि हम अधिकतम स्थिति तक इसको विस्थापित करते हैं तो उस कंडीशन में यहां पर अक्ष m पुट कर देंगे तो ये इसकी चरम स्थिति कहेंगे। उस कंडीशन में कि मैक्सिमम ये जो पिंड है वो दोलन गति करता है माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, तो ये वाली स्थिति होती है चरम स्थिति। चरम स्थिति का मतलब है कि अंतिम स्थिति जहां पर इस पिंड का जो वेग है वो शून्य हो जाता है। फिर ये जब इधर आएगा यहां पर इसका वेग अधिकतम होगा, फिर ये इधर आएगा और उस कंडीशन में इसका जो वेग होता है दोस्तों वो न्यूनतम होता है, शून्य हो जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास में दृढ़ आधार है और इससे वही स्प्रिंग जुड़ी है। अब हम दूसरी वाली स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। ये हमारे पास में पिंड है और स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है। माध्य स्थिति से अब की बार ये संपीड़ित हो गया है। देखो, एक कंडीशन तो हमने दिखाई है संपीड़न की स्थिति और एक दिखाई है विरलन की स्थिति। जब स्प्रिंग के है वो माध्य स्थिति से पिंड दूर जा रहा है, ये विरलन की स्थिति कह सकते हैं। दोस्तों, विरलन की स्थिति है और यह है संपीड़न की स्थिति। संपीड़न की स्थिति है दोस्तों। तो यहां पर अक्ष m दूरी तक जो पिंड है वो संपीड़ित हो गया। इस स्थिति को भी हम चरम स्थिति कहेंगे दोस्तों। इस स्थिति को भी क्या कहा जाएगा?
चरम स्थिति कहा जाता है, चरम स्थिति कहा जाएगा। तो यहां पर आप ऐसे समझिए, ये जो पिंड है माध्य स्थिति से इर्द गिर्द इस तरीके से कंपन करता है। यदि इसको हम थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो ये इसी तरीके से कंपन करेगा। अब यहां पर हम बात करेंगे कि इस तरीके से कंपन क्यों करता है, ऐसा रीजन क्या है कि जिसकी वजह से यदि हम इस पिंड को यहां पर विस्थापित करके छोड़ दें तो ये यहां पर इस ओर क्यों गति करता है, उसके पीछे एक रीजन है दोस्तों। कुछ वस्तुएं जिन्हें हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं, उनके अंदर एक गुण पाया जाता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि उनको हम थोड़ा सा विस्थापित कर दें तो उन पदार्थों के अंदर एक बल काम करता है जिसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। और प्रत्यानयन बल उस वस्तु को अपनी माध्य स्थिति में, अपनी मूल अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, और उसी गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं दोस्तों। और उन वस्तुओं को हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं दोस्तों। तो उनको समझाने के लिए हुक नामक वैज्ञानिक ने अपना एक नियम दिया जिसको हम कहते हैं हुक का नियम। हुक का नियम, हुक का नियम पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बातें यहां पर क्लियर कर देते हैं। पहले तो हम बात करेंगे प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या है। प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती है, इसके साथ में हम आप लोगों को बताएंगे कि विरूपक बल क्या है, प्रत्यानयन बल क्या है। इसके साथ में हम यहां पर चर्चा करेंगे प्रत्यास्थता क्या है, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर संचित स्थिति ऊर्जा को समझने के लिए इन सब चीजों को पहले हमारे को समझना जरूरी है, पहले इन चीजों को समझना आवश्यक है। प्रत्यास्थ वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन पर हम बाह्य बल लगाने पर वो वस्तु विकृत अवस्था में आ जाती है, उसका जो आकार और आकृति उसमें बदलाव आ जाता है, और बाह्य बल यदि हम हटा लेते हैं तो वो वस्तुएं अपनी मूल अवस्था में आ जाएं तो उन वस्तुओं को हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि देखिए दोस्तों, किसी वस्तु पर यदि हम बाह्य बल लगाने से उस वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन आ जाए तो उस बल को हम विरूपक बल कहते हैं, कि जो वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर दे। ये एक बाह्य बल होता है, वस्तु के आकार या हम कह सकते हैं आकृति, इसमें यदि परिवर्तन कर दें, आकार या आकृति में परिवर्तन करने वाला जो बल होता है दोस्तों, उसी को ही हम विरूपक बल कहते हैं, डिस्टॉर्शन फोर्स कहा जाता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं कि यदि हम विरूपक बल हटा लें या बाह्य बल हटा लें तो वस्तु अपनी यदि मूल अवस्था में लौट आती है तो उन वस्तुओं को हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों कि यदि किसी वस्तु पर लगा जो बाह्य बल है उसको हटा लेने पर वस्तु अपनी मूल अवस्था में लौट आती है तो उन वस्तुओं को हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। और पदार्थों का ये गुण है, प्रत्यास्थ वस्तुओं का ये गुण जो अपनी मूल अवस्था में लाने का प्रयास करता है, उस गुण को ही हम प्रत्यास्थता कहते हैं दोस्तों। उस गुण को ही क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थता कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि वस्तुओं का वह गुण जो बाह्य बल हटा लेने के पश्चात अपनी मूल अवस्था में ले आता है उनको, तो उस गुण को ही हम प्रत्यास्थता कहते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रत्यानयन बल। यह वस्तु का एक आंतरिक बल होता है जो विरूपक बल लगने पर वस्तु जब विकृत अवस्था में आ जाती है उस वस्तु को मूल अवस्था में लाने का कार्य करता है। यह एक आंतरिक बल होता है जो बाह्य बल की विपरीत दिशा में काम करता है और वस्तु को अपनी मूल स्थिति में, मूल अवस्था में लाने का प्रयास करता है। अब यहां पर आप समझेंगे दोस्तों, ये जो स्प्रिंग है माध्य स्थिति में है, यहां से हमने एक बाह्य बल लगाया और पिंड को यहां पर इस स्थिति में लेकर आ गए, तो जो बाह्य बल हमने लगाया वो है विरूपक बल, जिसके कारण से जो स्प्रिंग है उसके आकार आकृति में परिवर्तन हो गए। स्प्रिंग ऐसे थे, फिर स्प्रिंग की स्थिति इस प्रकार से हो जाती है। तो जो बल हमने लगाया वो है विरूपक बल। और अब इस स्प्रिंग के अंदर की ओर एक बल काम करता, आंतरिक बल काम करता, जो इस पिंड को माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। उस माध्य स्थिति में लाने वाला जो बल है उसी बल को ही हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रत्यानयन बल कहा जाता है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो प्रत्यानयन बल है वो वस्तु को मूल अवस्था में लाने का प्रयास करता है और स्प्रिंग का ये जो गुण है उसको हम प्रत्यास्थता कहते हैं और ऐसी वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कही जाती है।
एक इसमें और डेफिनेशन आप समझेंगे, प्रत्यास्था सीमा। प्रत्यास्था सीमा क्या है? प्रत्यास्था सीमा दोस्तों देखिए कि यदि हम इस स्प्रिंग को इधर बाह्य बल लगाकर खींचें, एक स्थिति ऐसी आती है खींचते खींचते यदि उस स्थिति से यदि अधिक खींच दें, उससे अधिक यदि हम बल लगा दें तो वस्तु या जो स्प्रिंग है अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटती। तो प्रत्यास्था सीमा तक ही प्रत्यास्था का जो गुण है वो लागू रहेगा। प्रत्यास्था सीमा से यदि आपने अधिक विरूपक बल लगा दिया, बाह्य बल लगा दिया, तो वस्तु अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटेगी, अपनी माध्य स्थिति में नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों प्रत्यास्था सीमा तक ही प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। तो जो प्रत्यास्था का गुण है जहां तक लागू होता है उसी को ही हम कहते हैं प्रत्यास्थता सीमा। नाम से भी स्पष्ट है कि प्रत्यास्था सीमा का मतलब है जहां तक प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है, अर्थात जहां तक वस्तु पर बाह्य बल लगाने से जहां से अपनी मूल अवस्था में लौट आती है वो है प्रत्यास्था सीमा। उससे यदि अधिक बल लगा देंगे तो वस्तु अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटेगी। तो इस सीमा को हम प्रत्यास्था सीमा कहते हैं। आप लोगों को जब ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाती है तब जाकर हुक का नियम समझ में आएगा, और जब हुक का नियम समझ में आएगा तब आप लोगों को ये जो स्प्रिंग है उसमें स्थितिज ऊर्जा समझ में आएगी। यहां से हम हुक का नियम देख रहे हैं। हुक के नियमानुसार हुक का नियम क्या कहता है, उस नियमों को हम देखते हैं कि प्रत्यास्था सीमा में किसी वस्तु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल वस्तु के विस्थापन के समानुपाती होता है। वस्तु के विस्थापन के समानुपाती होता है दोस्तों, वस्तु के विस्थापन के समानुपाती होता है। यदि हम ये कंसीडर कर लें कि जो प्रत्यानयन बल है वो F है, और यदि वस्तु को दिया गया विस्थापन अक्ष है तो F समानुपाती होगा अक्ष के, और यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें और एक कांस्टेंट लगा देंगे हम यहां पर। और कांस्टेंट को दोस्तों हम लिख रहे हैं कैसे, इसके साथ में यहां पर एक नेगेटिव साइन भी हमने रखा है। इन दोनों चीजों को क्लियर करते हैं। ये जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं स्प्रिंग नियतांक, या इसको प्रत्यानयन बल नियतांक भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी वस्तुओं के लिए लागू होता है, प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए। तो इसको हम प्रत्यानयन बल नियतांक कहते हैं। यदि केवल स्प्रिंग की बात करें तो ये स्प्रिंग नियतांक कहलाता है दोस्तों। जहां ऋणात्मक साइन क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी यहां पर क्लियर कर लीजिए। जो ऋणात्मक साइन है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव चिन्ह क्या बताता है कि जो देखिए दोस्तों, यदि हमने वस्तु को इधर विस्थापित किया है तो इसका जो विस्थापन है वो इतना, और वस्तु पर प्रत्यानयन बल लग रहा है इधर, तो जब विस्थापन धनात्मक होता है तो प्रत्यानयन बल ऋणात्मक होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। जब ये धनात्मक तो उसकी विस्थापन की विपरीत दिशा में ये प्रत्यानयन बल काम करता है। इसी कारण से ये नेगेटिव साइन आया है दोस्तों। तो यहां पर क्या है, जहां ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रत्यानयन बल, तो प्रत्यानयन बल यहां पर काम कर रहा है। प्रत्यानयन बल विस्थापन की विपरीत दिशा में काम करता है। प्रत्यानयन बल विस्थापन की विपरीत दिशा में कार्य करता है। विपरीत दिशा में कार्य करता है दोस्तों। तो आप लोगों को यहां तक जो प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से दिमाग में फिट हो गया होगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे स्प्रिंग के अंदर संचित स्थितिज ऊर्जा की। जो स्प्रिंग है उसके अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, अब उसकी हम बात करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला यहां पर देखेंगे दोस्तों। क्या फॉर्मूला है वो अब देखेंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे स्प्रिंग के अंदर संचित स्थितिज ऊर्जा की। देखिए दोस्तों, स्प्रिंग के अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है कि हम स्प्रिंग को माध्य स्थिति से अक्षैम या अक्ष दूरी तक विस्थापित करते हैं, तो विस्थापन करने में, अक्ष विस्थापन देने में जो किया गया कार्य है वही उस स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित
हो जाता है। एक बार ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि स्प्रिंग को थोड़ा सा हम विस्थापित करते हैं अक्ष दूरी तक, तो अक्ष दूरी तक विस्थापन देने में जो किया गया कार्य है वही उस स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। दोस्तों हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि जो स्प्रिंग है उसको अल्प विस्थापन dx विस्थापन देने में किया गया कार्य कितना है। फिर हम स्प्रिंग को 0 से लेकर अक्ष दूरी तक विस्थापित कर देंगे और उतने विस्थापन देने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर अब हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों क्या होती है स्थितिज ऊर्जा कि किसी स्प्रिंग को अक्ष विस्थापन देने में किया गया कार्य, अक्ष विस्थापन देने में किया गया कार्य स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में दोस्तों संचित हो जाएगा। तो हम पहले अल्प विस्थापन देने में किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। तो स्प्रिंग को अल्प विस्थापन dx, हम dx कंसीडर कर लें, dx देने में किया गया कार्य, तो छोटा सा विस्थापन देने में जो किया गया कार्य है वो भी छोटा सा आएगा, उसको हम dw से पुट कर रहे हैं बल गुणा में विस्थापन। यहां पर जो बल है दोस्तों, यदि आप यहां पर बल है वो प्रत्यानयन बल लेकर चलते हैं जो कि माइनस में k इंटू अक्ष के बराबर होता है। यहां पर हमने देखा है दोस्तों जो बल और विस्थापन है उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। इस बल और dx के बीच का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां पर f dx cos 180 आ जाएगा, क्योंकि हमने विस्थापन दे रहे हैं इधर, जो प्रत्यानयन बल लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए यहां पर दोस्तों जो बल और विस्थापन के बीच का एंगल है वो 180 डिग्री और cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो माइनस में f इंटू dx, यहां पर dw की वैल्यू आ जाएगी। अब हम याद करेंगे, अब 0 से अक्ष विस्थापन देने में किया गया कुल कार्य, 0 से अक्ष विस्थापन देने में किया गया कुल कार्य, तो 0 से यदि अक्ष तक यदि आप विस्थापित करते हैं तो कुल विस्थापन कितना हो जाएगा 0 से अक्ष तक, और अक्ष विस्थापन देने में किया गया कार्य अब हम यहां पर पुट करेंगे। तो इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो dw का इंटीग्रेशन हो गया, उधर से भी हम इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेकर अक्ष तक f dx। f की जो वैल्यू है दोस्तों प्रत्यानयन बल की वो होती है माइनस में k इंटू अक्ष, तो यहां पर इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 0 से लेकर अक्ष माइनस में k इंटू अक्ष dx बराबर, ये जो माइनस माइनस है वो तो हो जाएगा प्लस में, और जो k है वो यहां पर कांस्टेंट है दोस्तों, तो इसको हम ले लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर, तो इंटीग्रेशन के अंदर रह गया है सिर्फ अक्ष। अक्ष का जो इंटीग्रेशन है क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया w, उधर देखेंगे आप अक्ष का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा, अक्ष की घात 1 है तो 1 + 1 बट्टे में भी 1 + 1। यहां पर हमने जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया है दोस्तों, अक्ष की घात n का जो इंटीग्रेशन होता है अक्ष की घात n+1 अपॉन n+1 + c होता है। यदि यहां पर लिमिट लगी हुई है तो प्लस में c की आवश्यकता नहीं है, अक्ष की घात n+1 बट्टे में n+1, तो n की वैल्यू यहां पर 1 है तो 1 + 1 बट्टे में भी 1 + 1, तो यहां पर ये आ गया, और लिमिट है 0 से लेकर अक्ष तक। ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों अक्ष की घात 2 बट्टे में 2, लिमिट है 0 से लेकर अक्ष तक। पहले हम इस 2 को भी बाहर ले लेते हैं, तो k/2 हो गया, अक्ष के स्थान पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो अक्ष स्क्वायर, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा 0। और यह जो किया गया कार्य है वो निकाय में मतलब स्प्रिंग में
स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यह किया गया कार्य स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है दोस्तों। तो हमारे पास में जो कार्य है उसको हम स्थितिज ऊर्जा के इक्वल पुट कर देंगे, U से लिखेंगे 1/2 kx²। तो ये आ गई है दोस्तों किसी स्प्रिंग के अंदर संचित स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, सूत्र। अब यहां पर इसमें हम दो कंडीशंस पुट करेंगे कि एक तो माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, साथ में जो चरम स्थिति है उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहां पर इस फॉर्मूले में ही पहले हम बात करते हैं माध्य स्थिति में। पहला जो बिंदु है वो है माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो माध्य स्थिति में अक्स का मान है वो 0, तो जो स्थितिज ऊर्जा है दोस्तों वो भी कितनी होगी, 0 होगी, 0 होगी। फिर हम दूसरी वाली जो कंडीशन है वो है चरम स्थिति में। चरम स्थिति कौन सी है कि जहां तक जो स्प्रिंग से जुड़ा पिंड है उसका जो अधिकतम विस्थापन होता है वो है चरम स्थिति। ये वाली चरम स्थिति, ये वाली चरम स्थिति, और इसमें जो संचित स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। यहां पर अक्स का मान है, अक्स m के बराबर है, तो u की जो वैल्यू है दोस्तों वो आ जाएगी 1/2 kx(m²). ये हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया है, 1/2 kx(m²). अब दोस्तों ये हमारे पास में आ चुकी स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो स्प्रिंग है उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा किस तरीके से संरक्षित रहती है दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों। अब हम यहां पर देखने वाले हैं कि जो स्प्रिंग है उसके लिए जो यांत्रिक ऊर्जा है किस प्रकार से नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। हम जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या जानते हैं दोस्तों, मैकेनिकल जो एनर्जी है जिसको हम E से पुट करते हैं गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा की योग के बराबर होती है। और जो गतिज ऊर्जा है उसको हम लिखते आए हैं 1/2 mv² से, तथा जो स्थितिज ऊर्जा है स्प्रिंग के लिए वो हमारे पास में है दोस्तों 1/2 kx²। है। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कुल ऊर्जा या हम कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा, तो वो हमारे पास में होती है 1/2 mv² प्लस 1/2 kx²। ये हमारे पास में फॉर्मूला है किसी स्प्रिंग की यांत्रिक ऊर्जा का। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा है वो 0 होती है और यहां पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है। यहां पर वेलोसिटी 0 होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाती है। और ये जो कंपन करती है स्प्रिंग से जुड़ा हुआ पिंड, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, बट कुल ऊर्जा है वो नियत बनी रहती है। तो यहां पर मैं एक ग्राफ के जरिए इसको समझाने का प्रयास करूंगा। हम एक तरफ ले रहे हैं ऊर्जा और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं उसमें जो स्प्रिंग से जुड़ा पिंड है उसमें विस्थापन। देखिए दोस्तों मैं इस डॉटेड लाइन से ये बता रहा हूं कि ये कुल ऊर्जा को इंगित करता है। यहां पर इस तरफ हमने ली है ऊर्जा। देखिए दोस्तों किस तरीके से ग्राफ प्राप्त होते हैं वो आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार ग्राफ बना लेता हूं फिर इसको समझाएंगे। देखिए दोस्तों इधर हमने ली है ऊर्जा और ये है माध्य स्थिति। ये है माध्य स्थिति, O से रिप्रेजेंट किया है हमने। ये है चरम स्थिति और जो चरम स्थिति है इसमें अक्स बराबर है हमारे पास में प्लस में अक्स m, और यहां पर भी ये भी चरम स्थिति है, ये भी है अक्स बराबर माइनस में अक्स m। और ये जो एनर्जी है ये है हमारे पास में E के बराबर।
यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, ये वाला जो वक्र है वो गतिज ऊर्जा को बता रहा है, और ये वाला जो वक्र है वो स्थितिज ऊर्जा को बता रहा है, और ये वाला जो वक्र है वो स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा की योग को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि माध्य स्थिति के ऊपर जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा दोस्तों कितनी रहेगी माध्य स्थिति में? शून्य। और जैसे ही हम इधर चलेंगे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ये अधिकतम हो जाएगी, जबकि गतिज ऊर्जा घटते घटते कितनी हो जाएगी दोस्तों? शून्य हो जाएगी। उसी प्रकार से जब हम दूसरी ओर स्प्रिंग की बात करते हैं, चरम स्थिति की बात करते हैं, तो गतिज ऊर्जा यहां पर भी घटती चली जाएगी, शून्य हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा दूसरी दिशा में बढ़ती हुई अधिकतम हो जाएगी। लेकिन आप यहां पर यह ध्यान रखेंगे कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इन दोनों का जो योग है, ये प्लस ये, बस केवल इतना ही आना है, इस रेखा की सीधी तक प्राप्त होना है। कुल ऊर्जा है वो नियत बनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा दोस्तों। तो यहां पर आप लोगों ने इस ग्राफ से अच्छे से समझ लिया होगा कि स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग से जुड़े पिंड की जब दोलन गति होती है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो इस प्रकार से आता है, बट जो इस कुल ऊर्जा है वो नियत बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है, और यही है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। स्प्रिंग के अंदर भी यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। आप लोगों को इस वीडियो में स्प्रिंग के अंदर जो संचित स्थितिज ऊर्जा है वो अच्छे से समझ में आई होगी, इसके साथ में जो कुल ऊर्जा है वो भी समझ में आई होगी, हुक का नियम भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।